हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें देखेंगे मेरा मध्य प्रदेश में। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और इस वक्त ये तस्वीरें सुर्खियों में हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। दूसरी बार शपथ लेने से पहले सीएम योगी ने अपना इस्तीफा देने की औपचारिकता को पूरा किया है। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, जिसके बाद विधायक दल की मीटिंग हुई। मोहाली में हुई इस बैठक में पार्टी के विधायक पहुंचे और सभी ने भगवंत मान को विधायक दल का नेता चुना। यानी अगले सीएम के तौर पर आम आदमी पार्टी के भगवंत मान अब आगे शपथ लेंगे। तो दो तस्वीरें हैं जिनके नतीजों ने सारे देश में चर्चा और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रखा। एक है आम आदमी पार्टी की एक तरफा जीत पंजाब में और दूसरा है उत्तर प्रदेश में 71 साल से लगातार जो इतिहास नहीं बन पाया उसे दोहराते हुए लखनऊ में एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। और उसके पहले उन्होंने आज राज्यपाल से मुलाकात की, इस्तीफा सौंपा। उनके साथ में कैबिनेट के सदस्य भी थे और वे एक बार फिर से उनकी शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं। चलिए मध्य प्रदेश की खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में सड़क, बिजली और किसानों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के सचिन यादव ने कसरावद में मंडी बोर्ड से चेक जारी होने के बाद 20 करोड़ का काम रोककर पैसा वापस मंगाने का मुद्दा उठाया। इस पर बजट में राशि का प्रावधान होने पर सड़क बनाने का भरोसा गोपाल भार्गव ने दिया है। कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी के आदिवासी क्षेत्र में बिजली नहीं होने के मुद्दे पर भी सदन में हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदूषण मानकों पर जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह और सतीश सिकरवार के ओला प्रभावित किसानों को मदद देने में अनियमितता के आरोप पर जमकर हंगामा हुआ। सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच का भरोसा दिया है। विधानसभा में 15,216 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हो गया। 46 गांव में ओलावृष्टि हुई, जिसमें 72 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को क्षतिपूर्ति के आधार पर मिलना था। 15 से 20 करोड़ रुपए जिन गांव में ओला नहीं गिरा, क्षतिपूर्ति नहीं हुई, उन गांवों में वितरण कर दिया। पुअर एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम मतलब जो दिखाता है कि जो प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था है वो बहुत खराब है। तो आपने क्या किया इसके बारे में? कुछ आइडिया नहीं मंत्री जी को? वॉकआउट कांग्रेस कर रही है। अब 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, 5 में जो चुनाव हुए, 4 में जीत हुई है, तो वॉकआउट करना उनका लगातार एक हिस्सा बन चुका है। और रही बात प्रश्न की, तो पूरा उत्तर परिशिष्ट में आ चुका है। और भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, आज ऐसे कई मुद्दे थे जिनको विपक्षी विधायकों ने उठाया और एक स्ट्रेटेजी के तहत उस पर सरकार को घेरते भी नजर आए। देखिए पुनीत, बिल्कुल। और अगर आज बात करें तो हंगामेदार पूरी विधानसभा की कार्रवाई रही। और खासकर अगर बात करें प्रश्नकाल की कार्रवाई की शुरुआत होने के 15 मिनट के अंदर ही 3 बार ऐसी नौबत आई जब विपक्ष के विधायकों ने सदन का बहिर्गमन किया। सदन की शुरुआत जो हुई वो कर्मचारियों की पेंशन के मुद्दे के साथ हुई, जहाँ पर कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने प्रश्नकाल की शुरुआत में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। और उसके बाद में प्रश्नकाल की अगर बात करें तो आज कांग्रेस के जो विधायक थे वो पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर नजर आए और एकजुट होकर कई मरतबा ऐसा ही मौके आए जब सरकार के मंत्रियों के जवाब
जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस के विधायकों ने बहिर्गमन किया। खासकर अगर बात करें तो सड़क, बिजली और किसानों का जो मुद्दा था, आज सदन के अंदर इन्हीं की गूंज सुनाई दी। खासकर अगर बात की जाए तो सड़क के मुद्दे को लेकर जो कसरावद विधानसभा है खरगोन जिले की, वहां पर पूर्व मंत्री सचिन यादव ने उनकी विधानसभा क्षेत्र में 20 करोड़ लागत की से निर्माण होने वाली सड़कों के निर्माण का एक मुद्दा उठाया था, जिसमें मंडी बोर्ड के द्वारा राशि स्वीकृत कर दी गई थी चेक के माध्यम से, और बाद में उस राशि को वापस ले लिया गया था, जिसकी वजह से सड़क का निर्माण नहीं हो पाया था। इस पूरे मामले पर जमकर नोकझोंक जो है सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिली, जिसके बाद में सदन की कार्रवाई बाधित होती हुई नजर आई। इसके अलावा अगर बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का एक बड़ा मुद्दा था। मध्य प्रदेश के अंदर 100% विद्युतीकरण की बात सरकार कहती है, पर लेकिन आदिवासियों के मजरे टोले के अंदर अब तक पूरी तरीके से बिजली नहीं पहुंच पाई है। गांव के अंदर भले ही 100% बिजली होने का दावा प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाए, पर लेकिन आज विधानसभा के अंदर जो जानकारी सामने निकल कर आई, उसमें लगभग 170-175 से ज्यादा ऐसे मजरे टोले थे जहां पर बिजली अब तक आदिवासियों को नहीं मिली है। लिहाजा इस पूरे मामले पर कांग्रेस की विधायक झूमा सोलंकी की ओर से प्रश्न लगाया गया था, जिसमें हिना काबरे जो है कांग्रेस की विधायक, उनके द्वारा यह प्रश्न झूमा सोलंकी की वजह पूछा गया था और इस पूरे मामले पर जमकर हंगामा देखने को मिला। जो आरोप जो जवाब सरकार की ओर से आया, उस पर कांग्रेस के विधायकों ने नाराजगी जाहिर की, अप्रसन्नता जाहिर की, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से बाधित हुई नजर आई और लगभग इसी तरीके की स्थिति कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में बनी, जहां पर राधौगढ़ जिले के अंदर जो 2 सार्वजनिक उपक्रम है, गेल और NHFL, उनमें साफ तौर पर जो प्रदूषण का पूरा मामला था, इस पर पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग की ओर से जो जवाब दिया गया था, उस पर असंतुष्ट कांग्रेस के विधायक नजर आए और सदन में हंगामा देखने को मिला। इसके अलावा ध्यान आकर्षण की सूचना पर ओलावृष्टि को लेकर किसानों का मामला डॉक्टर गोविंद सिंह और सतीश सिकरवार के द्वारा उठाया गया था, जहां पर सरकार की ओर से उच्च स्तरीय जांच के आदेश इस पूरे मामले पर दिए गए, पर लेकिन इस पूरे मामले में भी काफी हंगामा देखने को मिला विधानसभा के अंदर। पर इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण जो बात है, लगभग 15,217 करोड़ का जो अनुपूरक बजट था, तृतीय अनुपूरक बजट था, वो मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर पास करा लिया गया था। कल ही सदन के अंदर ये बजट टेबल किया गया था और ये माना जा रहा था कि एक लंबी चर्चा इस पर हो सकती है, पर लेकिन आज जो चर्चा हुई उसके बाद में इस जो अनुपूरक बजट है उसको पास कराने की सहमति आज पूरी मध्य प्रदेश विधानसभा ने दी। विधानसभा की कार्रवाई को अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और सोमवार से नए प्रावधान विधानसभा की कार्रवाई के दौरान देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज सुबह जो कार्य मंत्रणा की बैठक हुई उसमें यह साफ तौर पर किया गया कि मध्य प्रदेश में अब बजट को लेकर जो चर्चा की जाएगी, तो सोमवार से अब भोजन अवकाश विधानसभा के अंदर नहीं होगा। विधायकों को पूरा समय विधानसभा में देना होगा और शाम को 7 बजे तक सोमवार से विधानसभा अब लगना शुरू होगी 14 मार्च से, यानी कि नई व्यवस्था विधानसभा के अंदर लागू की गई है। लिहाजा आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, कई सारे जो जरूरी विधेयक थे, न केवल उनको मंजूरी मिली बल्कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए किसान, सड़क, बिजली और ऐसे तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर आज सदन में तीखी नोकझोंक हुई, हंगामा देखने को मिला। पर लेकिन एक काफी महत्वपूर्ण दिन विधानसभा का इसको कहा जा सकता है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो सत्र में आज के दिन जमकर हंगामा अलग अलग मुद्दों पर हुआ, विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए। इधर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी की मुहिम को लेकर एक बार फिर सक्रिय हैं। कहा कि उनका फोकस मध्य प्रदेश में शराबबंदी है। मुख्यमंत्री ने जन जागृति से शराबबंदी करने के लिए कहा है। शिवराज सिंह चौहान मेरे साथ शराबबंदी कराने चलेंगे। मैं गांव और शहरों में शराब की दुकानों के सामने खड़ी हो जाऊंगी। उन्होंने कहा, शिवराज और वीडी शर्मा सतोगुणी लोग हैं, ये शराब और शराब पीने वालों से दूर रहते हैं। उमा भारती ने कहा कि इस काम में अगर कांग्रेस साथ चलना चाहती है तो चले। अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मैं धीरे धीरे अब गांव में या शहर में शराब की दुकानों के सामने ही खड़ी होने लग जाऊंगी, ताकि लोगों का जो जनमत है वो स्पष्ट हो और जागरूकता भी हो। मेरी इच्छा यह है कि जो ये मानता है कि शराब बंदी होनी चाहिए, वो उसकी अपनी जितनी शक्ति है और वो जिस जगह पर है वहां वो अवश्य प्रयास करे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ज्वाइन किए हुए आज 2 साल पूरे हो गए हैं और पार्टी में 2 साल पूर्ण होने पर सिंधिया ने खुशी जताई। सिंधिया ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक जागरूक संगठन में काम करने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता विदेश में भी कायम है। हम यूक्रेन से सभी भारतीयों को सकुशल वापस लाए हैं। बीजेपी की सोच है एकात्म मानववाद की ओर, अंत्योदय की दिशा में काम करते रहें। सिंधिया ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विपक्ष को मिली करारी हार पर निशाना साधा। कहा कि विपक्षी नेताओं को ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने के बजाय अपने में सुधार लाना चाहिए, अंतरात्मा में झांकना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे का दूसरा दिन था। उन्होंने कार्डियोलॉजी, ट्रोमा सेंटर, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया और साथ ही अस्पताल में मौजूद डॉक्टर, नर्स, मरीजों और अटेंडर्स से बातचीत की।
मुझे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष नड्डा साहब के नेतृत्व में सेवा करने का मौका मिला है। इस जागरूक नेतृत्व में, सेवा भाव के नेतृत्व में एक नई इतिहास जो देश और विदेश में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिखी जा रही है। जैसे कि अभी यूक्रेन से हमारे सारे विद्यार्थियों को हम लोग निकाल के लेके आए हैं। जो लोग अपने आप को सही नहीं कर पा रहे हैं, वो हार का ठीकरा कहीं और फोड़ने की कोशिश करेंगे। अंतरात्मा में एक बार झांक कर देखना चाहिए कि कमियां कहाँ हैं। ग्वालियर की थीम रोड के नाम को लेकर के विवाद अब भी थमा नहीं है। ग्वालियर में अब एक नया विवाद नवनिर्मित 1000 बिस्तर के अस्पताल के नामकरण को लेकर है। इस नामकरण को लेकर आग में घी डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस का कहना है माधवराव सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट होने की वजह से नए अस्पताल का नाम स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम पर होना चाहिए। जबकि ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नाम रखने को लेकर पहले ही सीएम शिवराज को एक पत्र लिख चुके हैं। हालांकि मंत्री तुलसीराम सिलावट का कहना है कि नाम को लेकर कोई विवाद नहीं है, जल्दी नाम फाइनल हो जाएगा। ग्वालियर में 1000 बिस्तर के अस्पताल की जब नींव रखी गई तब भी जमकर बवाल कटा था। बाकायदा पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। उस समय सिंधिया कांग्रेस में थे। अब अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन नाम को लेकर अब भी पेंच फंस गया है। हम काम की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं। नाम की बात वो करते हैं जिनको कोई काम नहीं करना। और अति शीघ्र उस अस्पताल को 1000 के बिस्तर को हम जल्दी चालू करने वाले हैं। देखिए, जहां तक माधवराव सिंधिया जी का सवाल है, महाराज का सवाल है, निश्चित रूप से उन्हीं की ये मुझे लगता है कि योजना और प्रेरणा थी। और जिस प्रकार से उन्होंने यह विकास किया, तो निश्चित रूप से नामकरण जहां तक है माधवराव सिंधिया जी के नाम पर ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। दरअसल राज्य में गेहूं, सरसों, मसूर, सोयाबीन, धनिया समेत दूसरी फसलों के दाम में उछाल आ गया है, जिससे किसानों की फसलों को व्यापारी सरकार के तय दाम यानी एमएसपी से ज्यादा दाम पर खरीद रहे हैं। मध्य प्रदेश में अलग अलग फसलों के भाव को देखें तो गेहूं की एमएसपी दर 2015 रुपए है और बाजार में 2300 रुपए। सरसों की एमएसपी 5050 है और बाजार में 5500 रुपए। धनिया की एमएसपी 4090 है और बाजार में 10,700 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रही। किसान इससे बेहद खुश हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से इन दोनों देशों से गेहूं का निर्यात मुश्किल है। ऐसे में भारत समेत दूसरे देशों से निर्यात बढ़ने का अनुमान है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के आंकड़ों के मुताबिक अब तक भारत से 60 लाख टन गेहूं का निर्यात किया जा चुका है, जो पिछले साल मात्र 13 लाख टन था। वहीं बीजेपी इसका श्रेय केंद्र और राज्य सरकारों को दे रही है, तो कांग्रेस का मानना है किसानों को वास्तविक लाभ मिलना चाहिए। इस वर्ष भी अभी हमारा गेहूं का ई उपार्जन का पंजीयन संपन्न हुआ है, और पर इसी बीच में जब नया गेहूं का आने का श्री गणेश हुआ है, तो मंडियों के अंदर गेहूं की उपज का दाम जो है समर्थन मूल्य से अधिक अभी आज की तारीख में चल रहा है। मैं समझता हूं कि ये किसानों के लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है। मगर जहाँ तक गेहूं का ताल्लुक है, उसमें किसानों को लाभ हो वहाँ तक तो ठीक है, मगर इससे मुनाफाखोरी भी बढ़ेगी। व्यापारी स्टॉक कर लेंगे और उस स्टॉक का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में आरोपी प्रदेश के 3 नामी मेडिकल कॉलेज संचालकों को जबलपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भोपाल के चिराई मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अजय गोयनका, भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन एसएन विजयवर्गीय और इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया को अग्रिम जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कमेटी के सदस्य डॉक्टर विजय कुमार पंड्या, डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, अरुण कुमार अरोड़ा, डॉक्टर रवि सक्सेना को अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की जांच में सहयोग करने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अग्रिम जमानत का लाभ दिया। हाईकोर्ट ने पाया कि व्यापम घोटाले में एसटीएफ की जांच के बाद सीबीआई अपनी चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश कर चुकी है, जिसमें सीबीआई ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं की और ऐसे में हाईकोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को अग्रिम जमानत दी है। आरोपियों को आगे भी सीबीआई और ट्रायल कोर्ट के निर्देश का पालन करते रहना होगा। आज व्यापम से रिलेटेड 2 मैटर्स लगे हुए थे।
और मेन आर्गुमेंट, मेन थ्रस्ट इस बात का था कि सीबीआई ने पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को अरेस्ट नहीं करा था। सीबीआई का स्वयं भी ये कहना था कि हमने अरेस्ट नहीं करा, हमको अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरा, सारे अभियुक्तों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोऑपरेशन दिया था पूरा। जब बुलाया गया, जो दस्तावेज चाहे गए वो दस्तावेज प्रस्तुत किए। ये भी एक कंसिडरेशन कोर्ट के सामने था जो भी कर रहा था, एंड दैट वाज द रीजन दैट द कोर्ट वाज काइंड इनफ टू ग्रांट बेल, एंटीसिपेटरी बेल टू ऑल द एक्यूज्ड। और चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। आम आदमी पार्टी के पंजाब के सीएम उम्मीदवार भगवंत सिंह मान 16 मार्च को शपथ लेंगे। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया है। वे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ 13 मार्च को अमृतसर में एक रोड शो भी करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस चाहे तो हम सब मिलकर 2024 का आम चुनाव लड़ सकते हैं। अभी के लिए आक्रामक ना हो, सकारात्मक रहें। ये जीत भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति होगी। 2022 के चुनाव परिणाम 2024 के चुनाव के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम ने अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड पर महापंचायत सम्मेलन में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि बापू की धरती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है। बापू ने हमेशा ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भर, सशक्त और समर्थ गांव की बात कही। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आज भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। हादसा गुजरा नाला के नजदीक बरौन इलाके में हुआ है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने जानकारी दी कि 2 पायलट्स में से एक की मृत्यु हो गई। भारत चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर की 15वें दौर की बातचीत हुई। भारत के चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट के ऊपर यह मीटिंग जारी है। बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई है। जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों के सैन्य अफसर तनाव घटाने को लेकर लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 2022 की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर दी है, जो अप्रैल से शुरू हो रही है और इस दौरान एक दिन में 20,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, जो बालटाल और चंदनवाड़ी दोनों रास्तों के लिए होंगे। पवित्र गुफा और यात्रा ट्रैक से बर्फ हटाने के आदेश जारी हो गए हैं। कुछ और खबरें देखते हैं। इंदौर में होली और रंगपंचमी को लेकर पुलिस ने एक नया एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने 35 थाना प्रभारी, 9 डीएसपी और एसीपी की बैठक आयोजित की, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इस बार ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होने पर आसानी से मौके पर पहुंच सकें। फिलहाल इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 200 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, वहीं बाकी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दे दिए हैं। होली और रंगपंचमी को लेकर के भी बैठक थी। इसमें बहुत व्यापक निर्देश, इसमें विस्तार से निर्देश दिए गए। सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में बैठकें लेंगे। पूरे जो जुलूस का मार्ग, जो आयोजक हैं, आयोजकों के साथ बैठक लेंगे। साथ ही साथ ड्रोन से भी पूरे मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।